नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपके हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अपने संपूर्ण सिलेबस शुरू कर रखा है। आज उसी वे में अपन चर्चा करने वाले हैं। मुख्य रूप से भारतीय लोक व अर्थव्यवस्था जो है, भारत लोक व अर्थव्यवस्था है, उस भारत लोक अर्थव्यवस्था का बुक का चैप्टर जो 6 है उसका पार्ट फर्स्ट अपन देखेंगे। ठीक है, और वो पार्ट फर्स्ट है क्या? मुख्य रूप से भारत में नियोजन व सतत पोषणीय विकास। ठीक है, तो नियोजन भारत में किस प्रकार से किया जाना है, कौन कौन सा अब तक नियोजन भारत में किया गया और किस प्रकार अपन सतत पोषणीय विकास कर सकते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। हालांकि पिछले अध्याय में इसका अर्थ जो अपन ने जाना था और भी विस्तार से अपन जानेंगे। तो शुरू करेंगे इन शब्दों के साथ में कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, हर राह पर चलना पड़ता है, हर आंसू को पहुंचकर, हर एक आंसू को पहुंचकर खुद को संभलना पड़ता है, खुद को संभलना पड़ता है। तो यदि आपको आगे बढ़ना है तो खुद को संभलने की आवश्यकता है, तब हम आप आगे बढ़ पाएंगे। यदि हमने कोशिश नहीं की, खुद नहीं संभले, तो आगे बढ़ पाना मुश्किल हो जाएगा। तो सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूट्यूब चैनल के साथ साथ में अपना एप्लीकेशन भी है। ठीक है ना, उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लेना गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। उसमें संपूर्ण सिलेबस, पीडीएफ में नोट्स, रिकॉर्डेड क्लास, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाए, संपूर्ण बनाई हुई फाइल और मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे मात्र और मात्र 10 रुपए में। तो आप जरूर यहां से जुड़े, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, मोबाइल नंबर से लॉगिन हो जाएं और पढ़ना स्टार्ट कर दें। शुरू करते हैं। पहला यहां से प्रश्न क्या बनता है, तो नियोजन और सतत पोषणीय विकास, दो ही शब्द से लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो नियोजन का अर्थ मुख्य रूप से अपन किस बात से लेंगे, किस प्लान से लेंगे? तो नियोजन का अभिप्राय कहां से लेंगे? नियोजन का तात्पर्य होगा आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, ताकि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गतिविधियों का क्रियान्वयन करना। समझ गए? यानी हम जैसे देश आजाद हुआ तो हमारे सामने एक बड़ी समस्या यह आई कि किस प्रकार से देश को अब हम संचालित करेंगे। अंग्रेजों ने हमें यह कहा था कि आपको देश सौंप तो देंगे, लेकिन क्या चला पाओगे? बिल्कुल हमें काबिलियत थी, भला हो डॉक्टर BR अम्बेडकर का, जिन्होंने मुख्य रूप से देश के लिए इतना शानदार आज संपूर्ण विश्व का सबसे महत्वपूर्ण संविधान बना के हमें दिया, और जिसके बलबूते पर देश की व्यवस्थाएं आज भी यथावत चल रही है, जिसमें इतनी बड़ी विविधताओं वाला देश होते हुए भी किसी प्रकार की कोई समस्या अब तक नहीं आई है। क्यों? क्योंकि संविधान में हर एक समस्या का निचोड़ रखा है, उसका तोड़ रखा है, उसका हल निकाला जा सकता है ना। तो हम कह सकते हैं कि नियोजन के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए, देश की जनता की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, देश को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, देश में सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए, देश में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, आदि सभी व्यवस्थाओं को एक व्यवस्थित तरीके से स्थापित करने के लिए तैयार किया गया प्रबंधन ही नियोजन कहलाता है। समझ गए? यानी एक व्यवस्था की जाती है जिसके तहत हम संपूर्ण व्यवस्थाओं को किसी देश में स्टेबल करेंगे, और यही एक नियोजन होता है। तो हम इस प्रकार से इसका उत्तर है वो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में नियोजन के लिए क्या पहला प्रयास क्या रहा? तो पहला प्रयास 1950 में योजना आयोग की स्थापना कर दी गई। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कर दी गई, UNDP की, और अब 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम वर्तमान मोदी जी की सरकार ने चेंज कर दिया, और क्या नाम कर दिया है? नीति आयोग। वर्तमान में योजना आयोग किस नाम से जाना जाता है? नीति आयोग के नाम से। ठीक है ना, आगे देखिए। अगला प्रश्न आता है तीसरा, यहां से क्या बनता है मेरे दोस्तों कि नियोजन के कितने उपगमन होते हैं? तो नियोजन के उपगमन की जब बात आ जाती है तो मुख्य रूप से इसके 2 उपगमन होंगे, एक खंडीय नियोजन, एक प्रादेशिक नियोजन। सेक्टोरल प्लानिंग हो जाएगा, एक रीजनल हो जाएगा। तो सेक्टोरल प्लानिंग के मुख्य रूप से क्या होगा? विभिन्न सेक्टर लेंगे अपन। शिक्षा में कितना खर्च करना है, ठीक है, चिकित्सा में कितना खर्च करना है, परिवहन के विकास में कितना खर्च करना है,
संचार के क्षेत्र के विकास में कितना खर्च करना है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान में कितना खर्च करना है, एक क्षेत्र नियोजन हो गया, है ना, खंडीय नियोजन कहेंगे इसको। और एक हो गया रीजनल क्षेत्र नियोजन या प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक के अंदर विभिन्न देश के अलग अलग प्रदेश है। आज 28 राज्यों से हमारा भारत देश बना हुआ है, 8 केंद्र शासित प्रदेश बने हुए हैं, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से जो 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य भारत देश में है, उन सभी में क्या समान अवसर उपलब्ध है विकास के? नहीं है। तो संपूर्ण भारत के अंदर विभिन्न राज्यों में पाई जाने वाली विभिन्न भिन्नताओं को नजर रखते हुए प्रत्येक प्रदेश को उस समता की पटरी में लाना या उस समान अवसर प्रदान करके उसे सामान्य स्थिति में लाना, वहां के व्यक्तियों को आवश्यक सार्वभौमिक व्यवस्थाएं यथा आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध करवाना, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, शुद्ध हवा उपलब्ध करवाना, चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाना और शिक्षा मुहैया करवाना सरकार का महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो सरकार इसके लिए किस व्यवस्था को देखती है, किस व्यवस्था को करती है, कौन सा उपाय अपनाती है? तो वो है प्रादेशिक नियोजन। तो अलग अलग प्रदेशों की पहचान करके वहां किस चीज की कमी है और किस रूप में है, उसके अनुसार वहां पर नियोजन किया जाता है। तो खंडीय नियोजन क्या होता है? तो इसमें देखो, जब सेक्टरल नियोजन की बात आती है तो खंडीय नियोजन के अंदर का अर्थ बन लेंगे अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों से, जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के कार्यक्रम बनाना और उनको लागू करना। ये कौन सा हो गया? खंडीय। समझ गए? अलग अलग खंड, अलग अलग भागों के अंदर। दूसरा आता है प्रादेशिक नियोजन। तो प्रादेशिक में रीजनल हो गया, तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में असमान विकास के कारण नियोजन को प्रादेशिक स्तर पर लागू किया जाना जरूरी हो जाता है ताकि प्रत्येक क्षेत्र का विकास किया जा सके। ठीक है ना, जरूरी हो जाता है क्योंकि संपूर्ण भारत के विभिन्न जो प्रदेश है समान रूप से विकसित नहीं है, सबका सब विकास समान नहीं होता। सभी जगह प्राकृतिक विशेषताएं बराबर नहीं होती, समान नहीं होती। यथा जैसे वर्षा सब जगह समान नहीं होती, मिट्टी उपजाऊ सब जगह नहीं होती, उच्चावच सब जगह सेम नहीं होती। जब पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उन उच्चावचों में लोगों के परिवहन संचार की व्यवस्था, वहां जीवन दुर्भर होता है, मुख्य व्यवसाय पशुपालन और समुच्चय रेखीय कृषि होता है। तो इन क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार अलग से विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाती है जो एक प्रादेशिक नियोजन का भाग होती है। ठीक है, फिर अगला आता है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन किसे कहते हैं? तो भारत के असमान प्रादेशिक विकास को संतुलन में लाने के लिए योजना आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह, दो बिंदु लिए यहाँ पे, लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह। योजना आयोग ने दो तरह का नियोजन अपनाया, है ना। जैसे सूखा क्षेत्र, एक लक्ष्य ले लिया जिस भाग में, जैसे राजस्थान का पश्चिमी भाग, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर का इलाका जो है वहां पे वर्षा बहुत कम होती है, वो सूखे से वहां के लोग प्रभावित है, उनके सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाए ताकि वो खेती कर पाएंगे और अपनी आजीविका का निर्वहन कर पाएंगे। पर्वतीय स्तर विकास कार्यक्रम, अब पहाड़ी स्तर में रहने वाले हिमाचल, उत्तराखंड है, J&K में रहने वाले लोग, अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लोग काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उनके परिवहन संचार की व्यवस्था नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र की जलवायु वहां का स्थलाकृति, है ना, मनुष्य के रहने के अनुकूल नहीं है। इस कारण से उस भाग में एक योजना स्टेबल कर दी जाए, यथा प्रवृत्ति विकास कार्यक्रम। ठीक है, ताकि उन लोगों के लिए सुविधा मुहैया करवाई जा सके। जैसे सूखा क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र का मानक स्तर विकास कार्यक्रम आदि चला करके मुख्य रूप से लक्ष्य क्षेत्र नियोजन जो है वो किया गया। ठीक है, अगला आता है भारत लक्ष्य समूह विकास कार्यक्रम के कोई दो उदाहरण। तो लक्ष्य समूह है तो लघु कृषि विकास संस्था। अब एक तो हो गया लक्ष्य क्षेत्र, तो इसके मरु विकास कार्यक्रम, पर्वतीय विकास कार्यक्रम, ये तो लक्ष्य क्षेत्र हो गया। अब लक्ष्य समूह की बात आ जाए तो लोगों का विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को सुविधा मुहैया करवाने के लिए कुछ यूनियन बना दी गई, जैसे लघु कृषि विकास संस्था SFDA, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी बना दी गई। अब इसका उद्देश्य क्या है? किसान जिनके पास में एक निश्चित दायरा कर दिया कि इतने हेक्टेयर से यदि कम जमीन है तो उसको सरकार अनुदान देगी, सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देगी, खेती के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र खरीदने के लिए लोन देगी, उनको सब्सिडी मिलेगी। तो कई तरह की योजनाएं देकर के उस किसान को वो ऊपर उठा सकती है। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन सरकारी संस्था है। क्या? SFDA, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी,
किसके अधीन है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन एक सरकारी संस्था है। दूसरा आता है सीमांत किसान विकास संस्था, है ना, MFDA। तो ये है मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। यह कोई संस्था नहीं है बल्कि क्या है, इसमें विभिन्न सरकारी योजनाएं शामिल करके इसको नाम MFDA दे दिया गया, है ना, सीमांत किसान विकास संस्था दे दिया गया। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना आदि को इसमें शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो पहली SFDA क्या है? एक एजेंसी है, लेकिन MFDA कोई एजेंसी न होकर के विभिन्न सरकारी योजनाओं को इसमें शामिल करके इसका नाम MFDA कर दिया गया। और ये लघु कृषक किसान संस्था जो SFDA है मुख्य रूप से ये किसके अधीन है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन मुख्य रूप से ये संस्था चलती है। अगला प्रश्न देखिए, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है? अब पहाड़ों के अंदर मुख्य रूप से कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ी, तो यह कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना, जब देश आजाद हुआ उसके बाद में योजना की स्थापना कर दी गई। तो 1951 से देश के अंदर 5-5 वर्ष की योजनाएं शुरू कर दी। 1951 से पहली योजना 1951 से 1956 तक। अब 56 क्यों आता है? क्योंकि अपना वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक एंड होता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1951 से पहली योजना चलती है और 31 मार्च 1956 तक चलती है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1956 से 1 अप्रैल 1956 से अगले 5 वर्ष तक के लिए 1960 तक के लिए। ठीक है, 61 तक के लिए होगी ना, 1 अप्रैल 31 मार्च 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना। इस प्रकार से 5-5 वर्ष की योजनाओं को प्लान किया गया ताकि देश का आर्थिक विकास किया जा सके, सामाजिक विकास किया जा सके, शैक्षणिक विकास किया जा सके। उनमें अलग अलग मत तय कर दिए गए, किस वर्ष हमें किस क्षेत्र में कितना खर्च करना है यह तय कर दिया गया। इससे क्या होता है कि किसी देश का पूर्व प्लान तैयार हो जाता है कि हमें एजुकेशन में कितना इन्वेस्ट करना है, औद्योगिक विकास में कितना इन्वेस्ट करना है। जिस क्षेत्र के अंदर सबसे कम इन क्षेत्रों में विकास हुआ है उनको इसमें प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो पर्वतीय क्षेत्र विकास क्रम पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रखा गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से इसको प्रारंभ किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के पर्वतीय जिले, मेकिर और कछार की पहाड़ियां, असम और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला जो मुख्य रूप से पहाड़ी जहां चाय की खेती होती है, तमिलनाडु का नीलगिरी, ठीक है, जहां पे मुख्य रूप से कॉफी और इलायची मसालों की कृषि होती है, इनको मिलाकर के इनके 15 जिले मुख्य रूप से है इस क्षेत्र में शामिल किए गए। जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां लोग रह रहे हैं उनके रहने के लिए अनुकूल कंडीशन नहीं है, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चलाकर ताकि वो लोग वहां रहे, स्टेबल हो जाएं और उनको सुविधाएं मिले और वो अपना जीवन सही ढंग से चला सके। ठीक है, अगला प्रश्न। 1981 में सभी 600 मीटर से अधिक ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों को इस योजना में शामिल कर लिया गया। तो कब से कितनी ऊंचाई के जो क्षेत्र है मुख्य रूप से उनको इस योजना में शामिल किया गया? तो 600 मीटर से अधिक जो ऊंचा क्षेत्र है वो सभी इसमें शामिल कर दिए गए। कब? 1981 के बाद से। अगला प्रश्न यहाँ क्या बनता है, देखो मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न बनता है कि पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के क्या उद्देश्य? अब उद्देश्य तो यही है कि पहाड़ों में रहने वाले जो किसान वर्ग है उनको उनकी आजीविका सही ढंग से चल सके, वो अच्छी खेती कर सके, अपना जीवन यापन कर सके, परिवहन संचार सुविधा उनको मिल सके, यही उद्देश्य। देखो क्या क्या है, तो यह कार्यक्रम पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का विकास करना, यानी वृक्षारोपण, मुख्य रूप से बागायती कृषि को विशेष महत्व दिया जाए। रोपण कृषि यानी जिसके अंदर वो फसलें जिनको रोप करके, जैसे कि गन्ने की कृषि कर दी जाए, नारियल की कृषि कर दी जाए, रबड़ की खेती कर ली जाए, फलों की कृषि कर ली जाए, उसको बढ़ावा, चाय की कृषि कर ली जाए, पशुपालन को बढ़ावा देना, मुर्गी पालन, क्योंकि पशुपालन पहाड़ी क्षेत्रों में एक मुख्य व्यवसाय होता है, वो इस जो पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हैं उनका। ठीक है ना, वानिकी यानी वृक्षों की मेखला, जहां जिन भागों में जो बस्तियां है रह रही है वहां पे वानिकी को बढ़ावा देना, यानी वृक्षारोपण को यदि समाज से जोड़ दिया जाए तो वो वानिकी सामाजिक वानिकी बन जाता है ना, तो उसको बढ़ावा देना। लघु और ग्रामीण उद्योगों का विकास करना ताकि स्थानीय लोग इन लघु और ग्रामीण उद्योगों के अंदर काम कर सके, उनको रोजगार मिल सके और वहां वो अपनी आजीविका का निर्वाह कर सके। ठीक है ना, अगला प्रश्न।
सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर होती है। कब? चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर होती है। देखो 1965 तक 66 तक यानी 31 मार्च 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद में योजना अवकाश काल रहा 1966, 67, 67, 68, 68, 69 योजना अवकाश काल था। क्यों? क्योंकि 3 साल तक योजना नहीं बन पाई थी। यानी 1966 से 67, 67, 68 और 68, 69 ये 3 साल वार्षिक योजनाएं चली, तो इसे योजना अवकाश काल कहा जाता है। ठीक है ना। और उसके बाद में 1969 से 76 तक ये चौथी पंचवर्षीय योजनाएं चली। ठीक है ना। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजनाएं चली 1969 से 1976 तक मुख्य रूप से। तो इस योजना में 1969 से 76 के बीच में चली, तो उस योजना में मुख्य रूप से सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना, ताकि वो लोग उस क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं से परेशान न हो या कम से कम हो और उस प्रदेश में वो अपनी आजीविका निर्वहन आसानी से कर सके। ठीक है। ठीक है जी। मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पढ़ लो, यही सब कुछ है। यदि आप पढ़ लिए और स्टेबल हो गए, सक्सेस हो गए, तो जिंदगी सफल है। भाई रे बंधु कुटुंब कबीला, इनसे ममता छोड़ दे पगला। ये सब चीजें सिर्फ मोह की है और कुछ भी नहीं है। आप सक्सेस है तो आपके साथ सब है, आप सक्सेस नहीं है तो आपके साथ कोई नहीं है। इसलिए सक्सेस होना बहुत जरूरी है जिंदगी के अंदर, है ना। ये एक चेतावनी भजन है, मुझे काफी प्रभावित भी करता है, अच्छा भी लगता है ना। सूखा विकास कार्यक्रम में कितने जिले शामिल किए गए थे? तो सूखा 1967 के अंदर योजना आयोग ने देश के 67 जिलों को पूर्ण व आंशिक रूप से सूखा संभावित क्षेत्र के रूप में पहचान की। 1967 में 67 में 1967 में 67 जिलों की पहचान की। ठीक है। और 1972 में सिंचाई आयोग ने 30% से अधिक 30% सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर के पुनः इसका परिसीमन कर दिया। ऐसे भाग, ऐसे क्षेत्र जहां पे मात्र 30% क्षेत्र ही सिंचित है, तो उसको सूखे में शामिल कर लिया। सूखा कौन सा क्षेत्र होता है? जहां वर्षा अभाव होता है ना, वर्षा की कमी वाला क्षेत्र। ठीक है। भारत में सूखा संभावित क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, किन राज्यों में मुख्य रूप से वर्षा कम होती है? तो राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार, तमिलनाडु का उच्च भूमि वाला क्षेत्र आदि भाग मुख्य रूप से सूखे की चपेट में रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस भाग में वर्षा बहुत ही कम होती है, इस कारण से। ठीक है ना। अगला देखो, भरमौर जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है? तो भरमौर पहाड़ी क्षेत्र की, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्र की एक ब्लॉक है, तहसील है। मुख्य रूप से छोटे छोटे गांवों की तहसील वहां पे है ना। तो वहां पे रहने वाली जो जनजातीय, मुख्य रूप से गद्दी समुदाय के लोग वहां पे रहा करते हैं और कृषि और पशुपालन मुख्य उनका व्यवसाय है। तो उन लोगों को सुविधा मुहैया करवाने के लिए कि उस क्षेत्र में वो प्राकृतिक की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसलिए उनकी आजीविका का सोर्स उनके पास में नहीं है, तो वो अच्छा जीवन जी सके, है ना, उसके लिए उनके लिए कार्यक्रम चलाया गया, भरमौर जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कब? भरमौर क्षेत्र कहां पे है? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की, किस जिले की? चंबा जिले की तहसीलें हैं। एक तो भरमौर, एक होली, दो तहसीलों का क्षेत्र आता है इसमें, भरमौर और होली। ठीक है। यह 21 नवंबर 1975 को अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र है जहां गद्दी समुदाय के लोग रहते हैं। यानी इस पहाड़ी क्षेत्र में मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में गुज्जर समुदाय, बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं, उत्तराखंड में भूटिया समुदाय के लोग रहते हैं,
हिमाचल प्रदेश में गद्दी समुदाय के लोग रहते हैं, तो ये जनजातियां इन पहाड़ों में निवास करती है और ये ऋतु प्रवास करती है। ऋतु प्रवास का मतलब जैसे ही शीतकाल शुरू होता है तो अपने पशुओं को लेकर निचली घाटियों में आ जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि ऊपर बर्फबारी शुरू हो जाती है, जैसे ग्रीष्म काल शुरू होता है ऊपर के खेत खलिहानों में पुनः घास ग्रोथ कर जाती है, तो अपने पशुओं को लेकर वापस ऊपर की ओर पहाड़ों पर चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे विभिन्न घास के मैदान जिनको बुग्याल कहा जाता है वो तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। इसे कहते हैं ऋतु प्रवास करना। गद्दी लोग ऋतु प्रवास करते हैं और गदियाली भाषा बोलते हैं। इनकी गद्दी लोगों की भाषा गदियाली भाषा, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है यहां से कि भरमौर क्षेत्र के लोगों की प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या है। तो भरमौर भंगूर वातावरण, क्यों? क्योंकि यहाँ का वातावरण जो यहाँ की जलवायु फ्रंटल है, काफी ज्यादा कठोर जलवायु है। अब हिमपात होता है, पहाड़ी ढलान है, वर्षा होती है तो भूस्खलन होता है, नदियों का प्रवाह हो जाता है, जल का वो स्टॉप करने की व्यवस्था नहीं है, यानी पानी होते हुए पानी का अभाव है ना। कृषि करना संभव नहीं है क्योंकि पहाड़ ढलान है, मुख्य रूप से जो उपजाऊ मिट्टी है उसकी परत का प्रवाह हो जाता है। तो कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण ये क्षेत्र के लोग जो है काफी विपदाओं का सामना करते हैं। तो इनका यह भरमौर भंगुर वातावरण में निवास करते हैं। यहाँ संसाधन बहुत कम है। ये लोग कृषि के साथ साथ में मुख्य रूप से खेती और साथ साथ में बकरी और भेड़ पालन करते हैं। पशुपालन में बकरी और भेड़ पालते हैं। यही बकरी और भेड़ जो है पहाड़ों में विचरण कर सकती है, इनका जीवन यापन संभव हो सकता है। बड़े पशु यहाँ पाल पाना संभव नहीं है। भरमौर की जनसंख्या 2011 के अनुसार 39,133 कुल जनसंख्या है और घनत्व 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से ये रह रहे हैं, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में भरमौर क्षेत्र में, और भरमौर और होली दो यहाँ के प्रमुख ब्लॉक है। यह उत्तर में पीर पंजाल हिमालय की श्रेणियां है, उत्तर में पीर पंजाल और दक्षिण में धौलाधर श्रेणियों के मध्य में स्थित पहाड़ी क्षेत्र में ये निवास करते हैं। यानी हिमालय की बात करें, आप भौतिक पर्यावरण पढ़ेंगे तो आपको इस प्रकार से इसके बारे में पता लग जाएगा। यहां अपन देखते हैं तो पर्वत श्रेणियां मुख्य रूप से जैसे काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख, जास्कर, ठीक है ना, और पीर पंजाल, ठीक है, ये श्रेणियां। फिर यहाँ शिवालिक के दो भाग हिमाचल पर, यहाँ पे धौलाधर और शिवालिक, तो ये श्रेणियां मुख्य रूप से है। आप भारत का भौतिक पर्यावरण विस्तार से पढ़ेंगे तो वहां पे मैंने विस्तार से एक क्लास डाली है, तो आपको मिल जाएगा, तो वहां से इसके और अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ ये निवास कर रहे हैं मुख्य रूप से, ठीक है। प्रश्न पूछ ले कि इनका निवास मुख्य रूप से किन पहाड़ी श्रेणियों के बीच में है, तो पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के बीच में है भरमौर क्षेत्र। भरमौर क्षेत्र जनजातीय उपयोजना कब प्रारंभ की गई, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। कब? 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर ये प्रारंभ की गई। 1976 ईस्वी में प्रारंभ की, मैंने कहा था 5वीं योजना कब प्रारंभ हुई, तो 3 साल 1969 से 1976 ये चौथी पंचवर्षीय योजना, फोर्थ, और 1976 से 1979 ये जल्दी खत्म हो गई थी, ठीक है ना। तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो इस समय 1976 में मुख्य रूप से जनजातीय उपयोजना को प्रारंभ किया गया। वो योजना के तहत कृषि, संचार और परिवहन आदि का विकास किया गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। फिर अब भरमौर क्षेत्र में कौन सी नदियां बहती है, तो यहाँ पे मुख्य जो नदी बहती है वो नदी है रावी, और रावी की 2 सहायक नदियां बहती है। एक तो नाम है बुडिल और एक है टुंडेन। रावी की घाटी यहाँ पे मुख्य रूप से, रावी नदी जो सिंधु की सहायक है ना, सिंधु की सहायक है, उसे सिंधु की सहायक रावी, और रावी नदी की सहायक मुख्य रूप से बुडिल और टुंडेन, 2 नदियां मुख्य रूप से इस भाग में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है,
चलो अगले प्रश्न की चर्चा अपन विस्तार से अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चाय का समय हो गया है, चाय के चुस्की लेने का समय आ गया है, तो बिल्कुल आप भी आइए और चाय के चुस्की आनंद लेते हैं। धन्यवाद सभी साथियों का। सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग सर्वा क्लासेज। प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एप्लीकेशन अपना है गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और सर्वा क्लासेज के नाम से टाइप करें और अपना एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल कर लें और मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन हो जाएं और प्राप्त करें संपूर्ण ज्योग्राफी, विशेषकर 12वीं क्लास के लिए संपूर्ण कोर्स ज्योग्राफी एनसीईआरटी एग्जाम 2026 के लिए। धन्यवाद।